नमस्कार। आज की क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, भारतीय रेल में काम करते समय जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस होते हैं उन्हें समझना कभी-कभी थोड़ा मुश्किल हो सकता है। पर क्या आप जानते हैं कि आपके अधिकारों और प्रक्रियाओं के लिए एक ऑफिशियल गाइड भी मौजूद है? जी हाँ, और आज हम इसी कर्मचारी चार्टर को समझने वाले हैं। अक्सर ऐसा होता है कि प्रशासनिक कामों में देरी होती है, कन्फ्यूजन होता है। तो बस इसी समस्या को सुलझाने के लिए रेल मंत्रालय ने ये कर्मचारी चार्टर जारी किया है। आप इसे एक तरह की गारंटी लिस्ट समझ सकते हैं, जिसमें कर्मचारियों से जुड़े हर मामले को निपटाने के लिए एक तय समय सीमा दी गई है। और ये सब RBE संख्या 157/2017 के तहत आता है। तो ये जो चार्टर है इसे RBE संख्या 157/2017 के जरिए लाया गया था, ताकि सिस्टम में देरी खत्म हो और सबके लिए नियम एकदम साफ हों। तो आज हम इस चार्टर के हर पहलू को एक-एक करके समझेंगे, शिकायतों और कम्युनिकेशन से लेकर करियर की ग्रोथ, फाइनेंशियल मैटर्स, छुट्टी और आखिर में वर्क प्लेस पर हमारे अधिकार क्या हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं शिकायतों और कम्युनिकेशन की। ये जानना बहुत जरूरी है कि जब कोई कर्मचारी अपनी कोई समस्या रखता है तो उस पर कब और कैसे एक्शन होगा, और सबसे जरूरी बात, इसकी टाइमलाइन क्या है। इस चार्टर में कम्युनिकेशन के दो बहुत ही बुनियादी अधिकार दिए गए हैं। पहला, मद संख्या 1 के मुताबिक अगर वेतन तय करने या MACP यानी मॉडिफाइड अशोर्ड करियर प्रोग्रेशन जैसा कोई भी लिखित रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है तो उसका निपटारा 30 वर्किंग डेज के अंदर हो जाना चाहिए। और दूसरा, मद संख्या 2 के तहत अगर कोई DRM यानी डिविजनल रेलवे मैनेजर या फिर यूनिट हेड से पर्सनली मिलना चाहता है तो ये मीटिंग उसी दिन होनी चाहिए। अच्छा, अब बात करते हैं करियर की ग्रोथ की। ये सेक्शन उन जरूरी टाइमलाइंस को कवर करता है जो एक कर्मचारी की नौकरी की शुरुआत से लेकर प्रमोशन तक पूरी जर्नी पर असर डालती हैं। इस स्लाइड में करियर के कुछ बहुत ही जरूरी पड़ावों की टाइमलाइन दी गई है। देखिए, मद संख्या 7 के अनुसार RRB या RRC मतलब रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड या सेल जिन कैंडिडेट्स को चुनता है उन्हें 30 वर्किंग डेज के अंदर अपॉइंटमेंट के लिए बुला लेना चाहिए। प्रमोशन के लिए मद संख्या 5 कहता है कि नया पैनल पिछले पैनल के 1 साल के अंदर ही जारी हो जाना चाहिए। अनुकंपा नियुक्ति जैसे जो सेंसिटिव मामले हैं उन्हें मद संख्या 3 के तहत टोटल 90 दिनों में निपटाने का निर्देश है। और आखिर में मद संख्या 6 के मुताबिक म्यूचुअल या खुद के रिक्वेस्ट पर ट्रांसफर के लिए जो NOC यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगता है वो RBE संख्या 08/2019 के अनुसार 60 दिनों के भीतर जारी किया जाना चाहिए। अब इस स्लाइड में जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए टाइमलाइन का साफ साफ अंतर। मद संख्या 13 ये पक्का करता है कि छोटी मोटी गलतियों यानी छोटी शास्ति के मामलों का समाधान 31 दिनों के अंदर हो जाए, जबकि जो गंभीर मामले हैं यानी बड़ी शास्ति उनके लिए 150 दिनों की समय सीमा रखी गई है। करियर के बाद अब आते हैं एक और बहुत ही जरूरी टॉपिक पर, फाइनेंशियल मैटर्स। ये चार्टर ये भी पक्का करता है कि कर्मचारियों को उनका वेतन, लोन और दूसरे पेमेंट्स समय पर मिलते रहें। यहाँ फाइनेंशियल प्रोसेस की वो टाइमलाइन दी गई है जो हर कर्मचारी के लिए बहुत मायने रखती हैं। मद संख्या 8 के तहत किसी भी तरह के लोन के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल सिर्फ 7 वर्किंग डेज में मिलना चाहिए। मद संख्या 10 के मुताबिक अगर कोई अपने PF अकाउंट की स्टेटमेंट मांगता है तो वो उसे उसी दिन मिलनी चाहिए। ट्रांसफर के बाद जो ग्रांट और ट्रैवल अलाउंस मिलता है उसके लिए मद संख्या 16 के तहत 45 वर्किंग डेज की टाइमलाइन है। और सबसे जरूरी, रिटायरमेंट पर जो फाइनल पेमेंट होता है वो मद संख्या 4 के तहत 60 दिनों के अंदर हो जाना चाहिए, ताकि किसी को भी अपने पैसे के लिए लंबा इंतजार ना करना पड़े। PF निकालने के प्रोसेस को यहाँ बहुत ही साफ तरीके से समझाया गया है। मद संख्या 9 के अनुसार ये एक 2 स्टेप प्रोसेस है। पहले एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल 7 वर्किंग डेज में मिलता है और फिर अप्रूवल के 7 दिनों के अंदर पेमेंट भी हो जाता है। इससे ये सुनिश्चित होता है कि कर्मचारियों को लगभग 2 हफ्तों की एक तय समय सीमा में उनका पैसा मिल जाए। चलिए अब अधिकारों के अगले सेट को कवर करते हैं, जो छुट्टी, ट्रैवल पास और दूसरी जरूरी मंजूरियों पर फोकस करता है, जो एक कर्मचारी के वर्क लाइफ बैलेंस को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। मद संख्या 17 के तहत कैजुअल लीव के लिए एप्लीकेशन का निपटारा सिर्फ 1 वर्किंग डे में हो जाना चाहिए, जबकि LAP, मैटरनिटी या पैटर्निटी लीव जैसे दूसरे बड़े लीव टाइप्स के लिए 7 वर्किंग डेज का एक तय समय दिया गया है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुविधा है। मद संख्या 14 के अनुसार पास या PTO यानी प्रिविलेज टिकट ऑर्डर जारी करने की गारंटी सिर्फ 1 वर्किंग डे के अंदर दी गई है। इस नियम से कर्मचारियों के लिए अपनी यात्रा की प्लानिंग करना कितना आसान और टेंशन फ्री हो जाता है ना।
ये स्लाइड उन 2 जरूरी चीजों पर रोशनी डालती है जो हर साल होना कंपलसरी है। मद संख्या 11 के तहत कर्मचारियों को साल में एक बार अपनी सर्विस बुक को इंस्पेक्ट करने का मौका मिलता है और मद संख्या 18 के तहत सीनियरिटी लिस्ट भी साल में एक बार जारी की जाती है। मद संख्या 12 एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए 2 अलग-अलग टाइमलाइन बताता है। अगर मामले में विजिलेंस क्लियरेंस की ज़रूरत नहीं है तो एनओसी 14 वर्किंग डेज में मिल जाएंगी, लेकिन अगर विजिलेंस क्लियरेंस ज़रूरी है तो इसमें 30 दिन लगेंगे। चलिए अपने आखिरी सेक्शन पर चलते हैं जो हमारे फिजिकल वर्क एनवायरनमेंट को कवर करता है और इस पूरे चार्टर के महत्व का सार भी बताता है। मद संख्या 15 वर्कप्लेस की बुनियादी सुविधाओं को पक्का करने के लिए की गई कमिटमेंट्स के बारे में बताता है। इसमें उन जगहों पर महिला शौचालय की व्यवस्था करना जहां 5 से ज़्यादा महिला कर्मचारी हैं, ऑफिस की सालाना सफेदी कराना और चार्टर जारी होने के 60 दिनों के अंदर साफ पीने का पानी और कंप्यूटर जैसी सुविधाएं देना शामिल था। ये दिखाता है कि चार्टर सीधी तौर पर कर्मचारी कल्याण को कितनी गंभीरता से लेता है।